Assalamu alaikum students. Students, in this recording, we will share agriculture sector of the country कि कौन कौन से एक तो बात की जाएगी कि एग्रीकल्चर इन द कंट्री ओवर द पास्ट 7 डेकेड्स किस तरह से जो है उसके डायनामिक्स रहे हैं, क्या चेंज आया है कंट्री में एग्रीकल्चर में, और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की चेंज को चार ब्रॉडर एरियाज में डिस्कस करेंगे। बात को स्टार्ट करने से पहले दो स्टैटिस्टिकल फिगर्स और दो जो है पॉपुलरली होल्ड जो है मिथ्स पे बात करेंगे। पहला स्टैट स्टूडेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी है कि हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, इस चीज़ से कता नज़र कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें हमारी फॉरेस्ट्री, हमारी फिशरीज़ भी शामिल है। आइडियली तो इन सारे सेक्टर्स का जो है वो डिफरेंट जो है आपके पास नंबर अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है सेपरेट डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारी जीडीपी के अंदर जो है क्रॉप यील्ड, हमारी जीडीपी के अंदर फॉरेस्ट्री की कंट्रीब्यूशन और फिशरीज़ की कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। तो जो पहला क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, तो 1940 के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू जीडीपी वाज मोर देन 50%, और पिछले तकरीबन 7 डेकेड्स के अंदर अगर हम आज देखें तो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन श्रिंक होकर 21% तक आ गई है। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम रिड्यूस हो गई। तो सेकंड हम ये कह सकते हैं कि इस बात से हम ये जो है आर्गू कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ नो मोर एन एग्रीकल्चर कंट्री। सेकंड क्राइटेरिया की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लेबर फोर्स, कि पाकिस्तान में लेबर फोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। डिफरेंट सेक्टर जो पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयड है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किस परसेंटेज तक लेबर फोर्स की जो है वो इंगेजमेंट को प्रोवाइड करता है। तो अगर हिस्टोरिकली हम देखें 1950s में अबाउट जो है वो 45% ऑफ लेबर फोर्स वाज इन एग्रीकल्चर, लेकिन प्रीवियस 7.5 डेकेड्स के अंदर ये नंबर भी श्रिंक हो गया है फ्रॉम 65 टू 45। तो 45% अभी जो है वो कंट्रीब्यूशन है, लेबर फोर्स एंगेजमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर। 45 अभी का फिगर है। सो इसका मतलब है कि ओवर टाइम सिंस इंडिपेंडेंस हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ओवर टाइम रिड्यूस हुई, और जो लेबर फोर्स की इंगेजमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो भी रिड्यूस हुई। इसका मतलब है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी जीडीपी की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रही है, और जो है एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो अदर सेक्टर्स में जो है कंट्री में ज़्यादा नज़र आती है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ये आपके पास जो है वो दो स्टैटिस्टिकल नंबर्स आ गए। दूसरी हम दो मिथ्स के बारे में बात करेंगे इस एग्रीकल्चर के सेक्शन में। एक पॉपुलरली हेल्ड मिथ ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और दूसरी पॉपुलर मिथ ये है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है दैट इज़ ऑफ फ्यूडल नेचर। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस चीज़ की डिस्कशन के लिए टोटल जो है हमारे पास 4 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो इफ़ वी गो टुवर्ड्स द डिटेल ऑफ दोज 4 चैप्टर्स, तो चैप्टर 2 है आपके पास इज़ पाकिस्तान फ्यूडल, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान।
सो ये चैप्टर डील करता है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की नेचर क्या फ्यूडल है या फ्यूडल नहीं है। फ्यूडल इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट टर्म टू एक्सप्लेन। इस पे जो है हम बात करेंगे, लेकिन सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं that having a large area of agricultural land, एक बहुत बड़े एरिया को ओन करना और जो है apparently किसी अ, जो है विजिबल सोर्स ऑफ इनकम के ना होते हुए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, जो है वो फ्यूडल जो है वो नेचर जो है वो कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है एक हिस्टोरिकली जो है वो किस तरह से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के दौरान जो है एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर क्या था। उसके बाद आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, जब है ब्रिटिश ने कनकर किया सब कॉन्टिनेंट को, उसके बाद एग्रीकल्चर पैटर्न में चेंज आता है। वो चेंज क्या था, उसको समझने के लिए हमें पहले मुगल रूल के दौरान जो है एग्रीकल्चर की जो है डायनामिक्स को देखना पड़ेगा। देन वी विल बी एबल टू नो द impact of British policies of subcontinent regarding agriculture. Then this chapter is concluded कि पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चर जो है वो फ्यूडल नेचर की है या कैपिटलिस्ट नेचर की है। Second chapter of agriculture section deals about the Green Revolution and land reforms. Green Revolution is a phenomena that occurred during mid 60s। जो है ये 1960s के मिड में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का फिनोमिना नज़र आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन मींस रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। और ये जो है जब हमने पॉलिटिकल जो है एवोल्यूशन की बात की थी, तब हमने देखा था कि ड्यूरिंग द अयूब रजीम जो है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स की गईं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आई। और कुछ लैंड रिफॉर्म्स की भी हिस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इस चैप्टर में हम एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने के साथ-साथ इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है नो डाउट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और यील्ड को तो इम्प्रूव किया। तो क्या जो आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करते हैं, तो क्या जो है इनका ताल्लुक क्या अयूब और भुट्टो दौर में की गई जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स थी, उनके साथ ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। तो हम ये देखेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसने एक तरफ जहाँ प्रमोट किया एग्रीकल्चर को, वहाँ इसने रीजनल इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट किया। यानी पंजाब जो कि फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर जो है 5 रिवर्स की जो है वो ये लैंड है, जहाँ पर इंडस जो है रिवर जो है वो फ्लो करता है। जबकि उसके बाद सिंध है, लेकिन जो बलूचिस्तान है वो जो है एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि इरिगेटेड लैंड नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऑन द अदर हैंड रीजनल इनकम डिस्पैरिटीज जो है वो अराइज हुई। यानी कुछ ऐसे शहर थे या इलाके थे जहाँ पर एग्रीकल्चर के इम्प्रूव होने की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों की इनकम और आवाम की जो है वेल्थ में तो इंक्रीज आया, लेकिन वो इंक्रीज अक्रॉस द कंट्री सेम नहीं था। इसका मतलब है कि कुछ इलाके जो है वो ज़्यादा वेल्थी होते चले गए, जबकि जो पुअर इलाके थे वहाँ पर लोगों का इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज ना हो सका।
देन इसके बाद जो है हम लैंड रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। और दो लैंड रिफॉर्म, वैसे तो पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम्स पर लैंड रिफॉर्म्स की जो है वो बात की गई है, लेकिन हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959 जो कि अयूब साहब के दौर में हुई, और दूसरी जो 1972 के अंदर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में की गई। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चाइना। सो व्हाट डिड चाइना डू? चाइना ने भी 1960s के अराउंड एग्रीकल्चर क्राइसिस को फेस किया, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है वो ड्यू टू पॉवर्टी एंड हंगर जो है वो उनकी डेथ हुई। So let me show you some reference about the miraculous Chinese growth that happened in the previous century. So, so there is a book uh, by Martin Jacques that deals about the title of the book is When China Rules the World. So there is an important stat that according to a World Bank International Comparison Program, China has overtaken the US in terms of GDP and purchasing power parity at the end of 2014. And in few coming years, uh, it will overtake the US economy uh, in terms of GDP by exchange rate. So in terms of परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी चाइना पहले ही अमेरिका को 2014 में क्रॉस कर चुका है। हॉवेवर एक्सचेंज रेट की टर्म्स अगर बात की जाए तो वो भी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 4 से 5 साल के दौरान चाइना जो है वो इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी को एक्सीड कर जाएगा। सो देयर इज अनदर बुक दैट इज टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जो है कि किस तरह से ये जो रेवोल्यूशन आया ना सिर्फ चाइना में बल्कि इसके अलावा और भी एशिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लाइक जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। देयर इज़ अ बुक बाय जो स्टडवेल that how Asia works. Let me share the example of China. Let me pause the recording and find some article about it. So this is your book, uh, How Asia Works by Joe Studwell, and it tells about the story of success and failure in the world's most dynamic region. So let me read some excerpts. Right. This is the introduction of the book. It tells about that it is about the rapid economic transformation or is not achieved. It argues that there are three critical interventions. So this book talks about the three interventions that governments of the East Asian countries have done to speed up the economic development in their countries. So ये तीन interventions क्या थी? The first intervention was about the agriculture, and it is to maximize the output of agriculture, and it is only due to the land reforms, redistribution of the land, कि यानी जो लार्ज लैंड होल्डिंग है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके जो है डिफरेंट जो है वो पीजेंट्री में डिवाइड कर दिया जाए और वो पीजेंट्री जो है वो एग्रीकल्चर को ग्रो करे। सेकंड इंटरवेंशन है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो जाए उसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है वो फोकस को शिफ्ट किया जाए। सो इन द सेकंड स्टेज it is to direct investment and
एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड स्टेप था जी के जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि वो सूटेबल क्रेडिट फैसिलिटीज़ और कैपिटल जो है वो प्रोवाइड कर सके मैन्युफैक्चरर को भी और एज वेल एज एग्रीकल्चरिस्ट को भी। सो देयर इज़ अनदर आर्टिकल अबाउट द पोस्ट collectivist agriculture from Oxford Bibliographics. This it writes that since the start of the economic reform in 1978, China has developed today into one of the world's leading producers of agriculture produce. The transition of China's collectivist Soviet-style agriculture, तो कलेक्टिविस्ट एग्रीकल्चर से आप ये मुराद ले सकते हैं कि ऐसी एग्रीकल्चर का पैटर्न जिसमें लैंड होल्डिंग जो है वो फ्यूडल नेचर की हो, कलेक्टिविस्ट नेचर की हो, जिसमें लार्ज एरियाज ऑफ लैंड फ्यू जो है पीपल की ओनरशिप में एग्जिस्ट करते हों। तो दिस इज द सेकंड आर्टिकल that tells about the agriculture crisis in China in 1950 to 61 after the initial success of collectivization movement resulted in 30 million extra deaths. So initially जो collectivist strategy थी चाइना की आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस वो सक्सेसफुल तो थी, बट अल्टीमेटली जो है वो फेलियर उसने जो है फेस किया और 30 मिलियन जो है वो डेथ्स हुए ड्यू टू पावर्टी। इसके बाद चाइना ने अपनी लैंड रिफॉर्म्स की और अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो रेवोल्यूशनाइज किया, जिसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया गया और फाइनेंशियल सेक्टर ने दोनों एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया। और ओवर जो है 3 to 4 डेकेड्स चाइना जो है आफ्टर यूएस दुनिया का दूसरा बड़ा जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है। And let me read this paragraph from the article The Chinese Agriculture Miracle Revisited. So, this is from the journal Economic and Political Weekly. So, introduction. It has been nearly 30 years since rural collectives were dismantled in Chinese countryside. यानी जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स ऑनर थे उनको डिसमेंटल कर दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पाकिस्तान में भी इसी पैटर्न के ऊपर अयूब साहब के दौर में और भुट्टो साहब के दौर में लैंड रिफॉर्म का पर्पस जो था वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ही था। और हम इसमें बात करेंगे इस बुक चैप्टर में कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं। So the general consensus is that decollectivization was the major reason of China's impressive performance in agriculture in the early 1980s. Though different studies have come to varying conclusions, most of them accept decollectivization was the single most important reason for the high growth rate of agriculture. So this was some evidence on the potential of agriculture or the importance of agriculture for the economy of a country. So we were here in our book and it was about second chapter on agriculture. In third chapter of agriculture, we will discuss about the nature and direction of agrarian change. कि हम after getting the independence मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो एक्सप्लेनिंग द नंबर्स, तो जो है पाकिस्तान में आज तक अप्रॉक्सीमेटली 5 जो है वो एग्रीकल्चर सेंसस हुए हैं और उनमें डिफरेंट लैंड होल्डिंग्स को जो है वो इस चैप्टर में कंपेयर किया गया है कि वो किस तरह से टिल डेट चेंज हुई है। Then the
fourth chapter on agriculture talks about the critical issues on the agriculture. In this chapter, we will take the pricing policy and financial markets, how they can help agriculture, then mechanization and the issue of agriculture income tax, and we will also see the water crisis, which is getting worse uh, as we see presently और recently वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वाटर स्कार्स कंट्री से वाटर स्ट्रेस कंट्री की तरफ जो है वो मूव कर चुका है। जो पाकिस्तान में सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी है और अंडर सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी है वो जो है रिक्वायर्ड लेवल से कम हो रही है। So this is a major challenge for our agriculture. So this is the overview of the agriculture discussion that we will have in our uh, this portion. So first is about so there are four chapters. The first is about the nature of agriculture और इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर फ्यूडल है या कैपिटलिस्ट है और इसमें हम एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे मुग़ल ईरा से शुरू करते हुए ब्रिटिश रूल के दौरान क्या लैंड का जो है और एग्रीकल्चर का पैटर्न था और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन और दो जो है वो लैंड रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। देन जो अभी तक के हमारे एग्रीकल्चर सेंसस हुए हैं उनसे देखेंगे कि जो डेटा है वो हमें क्या बताता है, व्हाट डू नंबर्स टेल अबाउट एग्रीकल्चर। देन हम एंड पे बात करेंगे एग्रीकल्चर के क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।